सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब समझते हैं कि मेरी स्थिति थोड़ी सी आज की इस सभा में अजीब सी है, क्योंकि मैं आपके समुदाय का नहीं, अध्यापक समुदाय का चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव हूँ एक यूनिवर्सिटी के अथॉरिटेटिव बॉडी में, जिसमें ये मुद्दे डिस्कस हुए हैं और जिस पर फैसला लिया गया है। तो मेरी स्थिति थोड़ी अजीब सी है और मैं चाहूँगा सबसे पहले कि आप सब मेरे जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको समझें कि मैं जो कुछ भी कहूँगा उस कंस्ट्रेंट्स के दायरे में कहूँगा। और मैं अगर यहाँ राजी हुआ आने को तो इसलिए कि मैं अध्यापकों के बीच में, टीचर्स के बीच में क्या सोचा गया कि क्या समस्या है, खास तौर जेएनयू के कॉन्टेक्स्ट में इस यूजीसी नोटिफिकेशन के चलते, उसको आपके सामने एक स्पष्ट रूप से पेश करने का मैं प्रयास करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि जो नोटिफिकेशन अभी हमारे यूनिवर्सिटी के मुताबिक एसी और ईसी ने पास किया है कि हम इसको लागू करेंगे, क्या लागू करेंगे, किस स्पेसिफिक रूप में लागू करेंगे, यह आज तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यूजीसी के नोटिफिकेशन में कुछ बातें कही गई हैं। जब आप उसको लागू करते हैं, when you implement it, there are concrete specific things that have to be worked out। उस पर कोई आज बातचीत चर्चा अभी तक हुई नहीं। लेकिन जहाँ तक नोटिफिकेशन का सवाल है, उसका जेएनयू पे क्या इम्प्लीकेशंस है। सबसे पहला इम्प्लीकेशन तो ये है कि इस साल और आगे चलते हुए जेएनयू में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो क्या होगी। जो नोटिफिकेशन में रखा गया है बात, उसमें सबसे पहले तो आपको एडमिशन करने से पहले ये तय करना पड़ेगा कि जेएनयू में जितने अध्यापक हैं जो कि यूजीसी के रेगुलेशंस के मुताबिक अपॉइंटेड है एज अध्यापक, क्या वो रिसर्च सुपरविजन करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, कितने लोग एलिजिबल हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में जो कहा गया है कि टू बी एलिजिबल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिसर्च सुपरवाइजर you have to satisfy certain conditions. It is not sufficient for you to be appointed as a teacher in the university. If you are a professor, you must have 5 research publications in refereed journals. You may have done any kind of research. You may have any kind of publication. आपका कुछ भी पब्लिश रिसर्च हो सकता है, आप जितने भी नामी हो सकते हैं, वो काफी नहीं है। आपके रेफरेड जर्नल में, जिसे रेफरेड जर्नल कहा जाता है, ऐसे जर्नल में 5 पब्लिकेशन होने चाहिए। ऐसे ही एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पे कंडीशंस लागू हैं कि उनके कम से कम 2 होने चाहिए। ऐसे अगर कोई टीचर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो रिसर्च सुपरवाइजर होने के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि सबसे पहले जेएनयू के 600 टीचर जो हैं उसमें आपको तय करना पड़ेगा कि कितने लोग हैं जो रिसर्च सुपरविजन करने के लिए एलिजिबल है। क्योंकि अगर वो एलिजिबल नहीं है तो कोई स्टूडेंट उनके अंडर अगर एमफिल या पीएचडी करता है तो उसको आप कल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि वो यूजीसी रेगुलेशंस के मुताबिक डिग्री दी गई है उनको। तो सबसे पहले तो आपको तय करना पड़ेगा कि कौन जो है एलिजिबल है रिसर्च सुपरवाइजर बनने के लिए। आपने जब वो डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि हर एक का रैंक क्या है, कौन असिस्टेंट प्रोफेसर है, कौन एसोसिएट प्रोफेसर है, कौन प्रोफेसर है, और उनके अंडर एग्जिस्टिंग कितने छात्र हैं जिनका रिसर्च वो सुपरवाइज कर रहे हैं। क्योंकि इसमें ये लिखा गया है कि हर साल आप कितने छात्रों को एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिट करेंगे। This has to be decided annually. There is no fixed number that remains valid for a number of years. It has to be decided annually, and it has to be decided in accordance with the condition that no supervisor who is a professor can have more than 3 MPhil and 8 PhD students. No supervisor who is an associate professor can have more than 2 MPhil and 6 PhD, and no one who is an assistant professor and have more than 1 MPhil and
3 PhD और PhD। यानी कि आपके पास कितने टीचर हैं, that is also not enough. You have to first slot them. This one is professor, this is a student, this is assistant, and then you have to see how many students do they already have. Only after that, if there is any balance left, can you define what is going to be the intake for admissions in the current year. As it happens, in JNU, in many centers, it will be, if you apply this particular clause, it will be in many centers the position will be, it will not be possible to admit any student. That's a very distinct possibility because many people have more than that. Okay. Because normally हमारे यहाँ intakes are defined by what is assumed to be the normal strength. पोस्ट खाली होते हैं, सब भरे हुए नहीं होते, यू डोंट कीप चेंजिंग। हमारे सेंटर में कल 25 थे, आज 19 हो गए। ये थोड़ी ना कि सीट हमने कम कर दी उसके हिसाब से, सीट जितने हर साल होते हैं उतना ही होता। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा इनटेक ऑन दिस बेसिस, विच मीन्स दैट इट इज अ वेरी मच अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू विल एडमिट इन एनी ईयर विल श्रिंक ड्रास्टिकली। Any reservation, quota, etc., everything will of course be applied on that number. सबसे पहले तो यह है कि वो नंबर ही जो है बहुत कम होने की संभावना है, क्योंकि ये you have to meet that particular requirement. अगर ये requirement में नहीं है, अगर आपके सुपरवाइजर के 9 PhD स्टूडेंट थे, तो टेक्निकली आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है कि आपका डिग्री इज इन अकॉर्डेंस विद दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। अब ये लिमिटेड इनटेक डिफाइन करने के बाद अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास एक ये 2 स्टेज प्रोसेस है जिसमें आपको एडमिट करना है। एडमिट करने से पहले ही कोई भी स्टूडेंट जो कि एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट होगा, उसका मिनिमम तो रिक्वायरमेंट है कि उसको एमए में 55% चाहिए। वो एलिजिबिलिटी कंडीशन भी डिफाइंड है, 5% रिलैक्सेशन है फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड डिफरेंटली एबल्ड, पर वो पहले से डिफाइंड है कि वो मिनिमम आपको मीट करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जिसको नोटिफिकेशन में कहा गया है 2 स्टेज प्रोसेस, कि पहले आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उस एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम आपको 50% सिक्योर करना पड़ेगा, उसके बाद आप वाइवा में या इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। केवल ये नहीं, एंट्रेंस एग्जाम में क्या होगा, किस चीज पर सवाल पूछा जाएगा, वो भी स्पेसिफाइड है कि 50% जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। एक पार्ट ऑफ द नोटिफिकेशन से आपको एडमिशन करने के बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स करना है, और दूसरी तरफ एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको आधा जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी होना चाहिए। मुझे नहीं पता कौन से मास्टर्स प्रोग्राम्स में हिंदुस्तान में रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाया जाता है, लेकिन ये है कि 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंपोनेंट होगा। ये इतना तक डिफाइंड है इसमें कि एंट्रेंस एग्जाम का ये 2 पार्ट होना चाहिए। उसमें 50% एंड 50% विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, कि for different reserved categories, the relaxations, that there are other regulations which specify that there has to be and court orders कि आपको अब एक कंडीशन आज अभी भी जेएनयू में ये है कि एंट्रेंस रिटन एग्जाम में एक जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, एंड अकॉर्डिंगली फॉर अदर्स आर इट इज डिफाइंड। लेकिन यहाँ पे है कि आपको 50% मिनिमम क्वालिफाइंग है, उससे वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब किसका ये नजरिया मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जेएनयू में जब ये सवाल पूछा गया कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ एक 50% है, तो ये समझ बन के आई कि वो तो मिनिमम है, यानी कि आप 70 कर सकते हैं जनरल के लिए, 60 कर सकते हैं ओबीसी के लिए, और 50 कर सकते हैं एससी एसटी के लिए। दैट इज वन वे इन विच यू कैन डू इट, बी कंसिस्टेंट विद द नोटिफिकेशन एंड स्टिल मीट द अदर रिक्वायरमेंट्स। तो इतने नंबर जब एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे तभी आप वाइवा के स्टेज तक पहुंच सकते हैं।
उससे पहले आप कंसिडर ही नहीं होंगे। वाइवा में भी क्या होगा, वाइवा या इंटरव्यू में भी क्या होगा वो भी डिफाइंड है, क्या चीज आपसे टेस्ट किया जा रहा है। यहां पे भी आजकल कोई भी एमफिल में एडमिशन के लिए आता है तो एक कोई रिसर्च प्रपोजल कहा जाता है कि आप लिख के लाइए, उसके इर्द गिर्द कुछ पूछा जाता है, आपने एमए में क्या पढ़ा उसको लेके पूछा जाता है। लेकिन इसमें जो डिफाइंड है यूजीसी नोटिफिकेशन में कि आपको अगर इंटरव्यू में ये पहले ये जज करना है डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी को कि आप उस रिसर्च के लिए कॉम्पिटेंट है कि नहीं। दूसरा कि आप जिस चीज पर रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए वो इंस्टीट्यूशन या वो डिपार्टमेंट सही जगह है कि नहीं। आप अगर रिसर्च के लिए कॉम्पिटेंट है लेकिन आपका वो रिसर्च एरिया कमेटी के हिसाब से उस इंस्टीट्यूशन या उस डिपार्टमेंट के लिए सही नहीं है तो मना कर सकते हैं आपको। और फिर आपको तय करना है कि इस एरिया में जो रिसर्च है ये कोई ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज होगा कि नहीं। ठीक है, मान लीजिए सो एबिलिटीज और स्किल्स that you expect a student to have typically only after they have entered into and gone through some stage of a research program. You are supposed to have that ability beforehand, and if you don't, then the departmental research committees are entitled to deny you admission. There is no compulsion कि आपको इतनी सीट भरना ही भरनी है। आपको है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करते तो आपको एडमिशन डिनाई किया जा सकता है। अब जेएनयू के कॉन्टेक्स्ट में तो सवाल ये तो जनरल सवाल है कि ये जो 2 स्टेज प्रोसेस में क्या क्या। जेएनयू के कॉन्टेक्स्ट में ये भी सवाल है कि 2 स्टेज प्रोसेस का इंटरप्रिटेशन क्या होगा। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जेएनयू का एडमिशन प्रोसेस एमफिल का 2 स्टेज प्रोसेस है। आप पहले रिटर्न में अपियर करते हैं, उसमें कट ऑफ से अगर आपका ऊपर आता है तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर इंटरव्यू में नंबर दिए जाते हैं और दोनों रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के फिर तय होता है कि आप एडमिट होंगे नहीं होंगे। तो आप कह सकते हैं कि जेएनयू का वो 2 स्टेज प्रोसेस है। ये तो नहीं कि सब रिटर्न और इंटरव्यू में सब लोग अपियर करते हैं। पहले रिटर्न में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है तब आप इंटरव्यू में आते हैं। तो ये पॉसिबल है कि आप उसको इंटरप्रेट करें कि जेएनयू का 2 स्टेज प्रोसेस है और आपका जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है दोनों मार्क्स को जोड़ने का, रिटर्न और इंटरव्यू का, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं और उसमें क्या वेटेज होगा वो भी आप तय कर सकते हैं। लेकिन उल्टा इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, क्योंकि वो जजमेंट करना है कि आप रिसर्च के लिए कॉम्पिटेंट है कि नहीं, और वो रिटर्न से तय नहीं होने वाला है। आप रिटर्न में 100% भी ले आए तो उससे नहीं तय हो रहा है, क्योंकि वो इंटरव्यू में तय करना है कि आप रिसर्च के लिए कॉम्पिटेंट है कि नहीं। उसके बेसिस पे ये भी आर्गू किया जा सकता है कि ये 2 स्टेज मतलब रिटर्न इज ओनली क्वालिफाइंग, उसके बाद एक बार आप वाइवा में आ गया वो पूरा इंटरव्यू या वाइवा से ही तय होगा। और जहां तक मुझे समझ में आया अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी उसको इसी तरीके से इंटरप्रेट कर रही है कि पूरी तरह से इंटरव्यू पे डिपेंडेंट होगा कि आपको एडमिशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर ये इसको स्प्लिट किया जाए, इस तरीके से स्प्लिट किया जाए, अगर ये भी मान लें कि आप नंबर दे रहे हैं, केवल एक क्वालिटेटिव जजमेंट नहीं कर रहे, इंटरव्यू में भी नंबर दे रहे हैं, जेएनयू के कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल आएगा कि अगर आप अलग अलग दोनों को कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं दोनों के नंबर, तब आप डेप्रिवेशन पॉइंट किधर लगाएंगे। अगर सिर्फ रिटर्न में लगाते हैं देन एडमिशन में deprivation point does not influence, because it doesn't influence your ranking finally in the math. It only determines whether you can get into the interview stage or not. So अगर आप वहां लगाते हैं तो अल्टीमेटली आपका मेरिट लिस्ट में जो रैंकिंग है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता डेप्रिवेशन पॉइंट। और अगर आप सिर्फ बाद में लगाते हैं, इंटरव्यू में लगाते हैं, पहले नहीं लगाते, तब उसका इंप्लीकेशन ये हो सकता है कि it doesn't in any way influence whether you get to the interview or not.
तो आप पहले ही अगर बाहर हो गए, जहां क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट इज सो हाई, आप पहले ही अगर बाहर हो गए तो फिर आपको डेप्रिवेशन पॉइंट मिले ना मिले उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है. इट ओनली अप्लाइज टू दोज हू मेक इट टू द. ये पहले भी एक सवाल रहा है कि जब आप इंटरव्यू की शॉर्टलिस्ट करते हैं तब आप डेप्रिवेशन पॉइंट पहले लगाएंगे या बाद में लगाएंगे. हम कुछ सेंटर, हमारे सेंटर से ये बात रखा गया है कि आप जो बाद में लगाते हैं वो गलत है, आपको पहले लगाना चाहिए. पहले लगाने से वो इंटरव्यू में आएंगे कि नहीं आएंगे इन्फ्लुएंस होते हैं, और आप पहले लगाए या बाद में लगाए, टोटल मार्क पे इम्पैक्ट इज द सेम. बिकॉज इंटरव्यू और इंटरव्यू को और उसका जवाब जोड़ेंगे, चाहे इधर लगाए उधर लगाए, टोटल मार्क पे जो डेप्रिवेशन पॉइंट का असर है दैट विल रिमेन वेदर यू अप्लाइड बिफोर और आफ्टर. तो यहां पे तो ये सवाल हो जाएगा कि the qualifying requirement is very high, if you apply it in advance in the entrance, then you get no benefit of it in terms of the actual admission. So it means deprivation point system का जो असर है JNU के एडमिशंस के कॉम्पोजिशन पर, वो भी करीब करीब समाप्त हो जाएगा अगर इसको अलग अलग, दोनों को अलग अलग प्रोसेस में माना जाए कि रिटर्न इज ओनली क्वालिफाइंग, आफ्टर दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू. लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है. ये तो प्रोसेस है कि इससे जो मैंने कहा उससे अगर ब्रीफ में कहा जाए तो पहली बात तो यह कि द नंबर ऑफ पीपल हु कैन बी एडमिटेड विच हैज टू बी नोटिफाइड. और यहां पे ये भी कहा गया है कि हर एक एमफिल पीएचडी स्टूडेंट का नाम और सुपरवाइजर वेबसाइट पे नोटिफाई होना पड़ेगा. यानी कि अगर आपके सुपरवाइजर के अगेंस्ट 9 नाम लगे हुए हैं, आप कल टीचिंग पोस्ट के लिए कहीं अप्लाई करने जाते हैं विद अ पीएचडी डिग्री, कोई और कैंडिडेट कैन गो एंड से ये सर्टिफिकेट तो वैलिड नहीं है, देखिए वहां वेबसाइट पर 9 नाम है या 10 नाम है, ये तो पीएचडी डिग्री वैलिड ही नहीं है, इट इज वायलेशन ऑफ द नोटिफिकेशन. तो आपको ये सब तो पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट यू कैन एडमिट इज रिड्यूस्ड. व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ योर एडमिशंस, दैट इज सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड. एंड इन विच डायरेक्शन इज इट ऑल्टर्ड. अगर आप देखें, व्हाट एवर द फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, बिकॉज द क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट इज हाई, because of the kind of conditions of what is to be tested in an interview, what is the character of the selection process, what is the bias of the selection process, I think should be obvious to most people. उसके बाद जब स्टूडेंट एडमिट हो गया एमफिल या पीएचडी में, एमफिल और पीएचडी में एडमिट होने के बाद इन कंपैरिजन टू व्हाट इज द एग्जिस्टिंग पोजीशन, कि आपके हर प्रोग्राम में कोर्स रिक्वायरमेंट्स हैं. Centers decide, academic council passes, these are the requirements of MPhil coursework or PhD coursework, whatever it is. When you apply for you get a supervisor, your research proposal goes through a process, CASR etc. pass होके final होता है. इस notification में जो है, all the powers are practically concentrated in something called the Research Advisory Committee. Every MPhil or PhD student is to have a research advisory committee where the supervisor is the convener of that committee. Exactly क्या committee होगा, that is to be specified in the statutes and ordinances. हमारे अभी तक हुआ तो नहीं है कि क्या होगा, लेकिन that is the provision that you have to have a research advisory committee with the supervisor as the convener. Now this research advisory committee has to then determine what courses the student must do in order to complete the coursework requirements. This research advisory committee has a role in the finalization of the grades in the coursework. So, research advisory committee in consultation with the department is going to finalize the grades. And you have to meet a minimum grade requirement. UGC notification में 55% लिखा हुआ है in the coursework in order to move on to the dissertation stage. So, research advisory committee will have the say in what courses you will do.
Research Advisory Committee will have a say in what grades you get. Research Advisory Committee, in front of the Research Advisory Committee, every semester student has to make a presentation. Research Advisory Committee has to review progress and submit in writing a report to the institution and can recommend discontinuation of that particular student. And finally, when it comes to the evaluation, in both MPhil and PhD, the research supervisor is one of the examiners. आज हमारे इस यूनिवर्सिटी में सिस्टम यह है कि MPhil में the stipulation in the ordinance is that you have to have 2 examiners, of which at least 1 is from outside the university. As a matter of practice, supervisor becomes the second examiner. That's not the stipulation in the ordinance. The ordinance stipulates at least 2, at least 1 of whom must be outside. Both can be outside. You can actually have someone else other than your supervisor also as the second examiner. But in practice, the way it is followed is the supervisor becomes the second examiner. In the case of the PhD, both examiners are external. No, your supervisor is not the examiner. But in this particular ordinance, both for MPhil as well as MPhil dissertation as well as PhD, it is the supervisor who will be one of the examiners. In the case of MPhil with 1 external, in the case of PhD along with 2 external. Now what this means is that you have a research advisory committee chaired by a supervisor. And I'm saying this despite the fact that I am a teacher, which exercises great control over the students from admission to award of degree. It's a highly concentrated system in which there is nothing in terms of what you would call checks and balances. That there is one research advisory committee. You would not even define what that research advisory committee will be. Your notification में कहीं वो नहीं है कि what are the rights that the student may have, the research scholar may have, if there is any grievance on any of these things. Nothing, वो कोई defined नहीं है. But this research advisory committee, आप क्या कोर्स करेंगे, आपको उसमें ग्रेड क्या मिलेगा, आपका हर सेमेस्टर में प्रोग्रेस ठीक है या नहीं है, and of course the convener of that committee is finally an examiner. This kind of centralization or such excessive control of power over a research student vested in a small number of people is, in my view, not a desirable thing. And certainly not in a situation where you have no system of checks and balances on the abuse of that particular thing. And I said, I'm saying this despite the fact that I'm a teacher. And most of my colleagues will agree with this, that this is not an appropriate system. It's not a question, you can't leave it to a question, everything to a question of people being above board, people being trusted. No, systems and rules can't be made on the basis of either an assumption that everybody is doing fraud or everybody is completely above board. There should be some system of checks and balances within this, but this system allows too much power to be concentrated in these hands of a... So it's even to the extent that authoritative bodies of the university don't have a say. अरे आप क्या कोर्स करोगे, हमारे यहाँ तो अभी AC में पास होता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज से जाता है, AC में पास होता है, तब जाके बनता है कि ये रिक्वायरमेंट है. 3 आदमी बैठ के कमेटी में थोड़ा डिसाइड करते हैं कि ये कोर्स करना है आपको. कितना उसमें आपको रिक्वायरमेंट है, आप ग्रेड पॉइंट रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड है और आपके ग्रेड जो है एग्जामिनर तय करता है. And you have a system of, if you have a grievance with regard to that grade, there is a grievance redressal mechanism that is also stipulated. यहाँ आप कह रहे हो committee will decide. तो इसके very important implications हैं, not just for what happens to the admissions, but what is going to be the nature of the research programs into which students are going to be admitted. And this must mean, unless significant changes are made, this must mean a fundamental restructuring of JNU's research programs.
a restructuring in directions which I don't think can be considered desirable. And that is the reason I think that this is a common concern of teachers and students. We may fight it in our own different ways. We may have differences in terms of specifics here and there, but the fundamental battle that is there is a common battle, because the fundamental restructuring of our MPhil PhD programs that this particular notification implies is something that is going to destroy. It has nothing to offer. The इससे कोई research का quality improve. It's supposed to be a notification about minimum standards. Supposed to be a notification about minimum standards. But what the universities, what the UGC must provide in terms of facilities, resources to ensure standards, there is nothing about that. So if they don't provide you resources for hiring teachers, standard must mean you must reduce the number of students. So there is nothing about that. So it's nothing positive that this has to offer, which you can say is going to lead to an improvement. Instead, fundamental characteristics of JNU's research programs, which starts from the composition of students you admit and the degree of space of freedom that they enjoy in a research work, which they must, because quality in research is also based on having that space. All of that is subject to, is in danger with this particular notification, and therefore it is something that all of us must take extremely seriously and fight, maybe in our own ways, but I think it remains a collective fight. Thank you.